साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। मैं अभी एक गन्ने खेत में हूँ। ये प्लाट है, डेमोस्ट्रेशन के लिए लगाया गया है और खास बात ये है कि ये जो गन्ना है ये सिर्फ 55 दिन का है और आप इसे ग्रोथ देखिए, इसे कल्ले देखिए। ये 86-032 जो है एक किस्म है गन्ने की, वो है सिंगल बड है। गन्ने का पौधा लगाया गया था मार्च के महीने में और अब इसकी आप थोड़ा ग्रोथ देखिए, फिर मैं इसके विस्तार से इस बारे में बात करूँगा। तो हमारे साथ हैं बीडी जड़े साहब। सर आपका स्वागत है न्यूज पोटली में। और फसल तो वास्तव में बहुत शानदार है। अब मुझे ये बताइए, ये सच में सिर्फ 55 दिन का है? मुझे आपको मुझ पर विश्वास करना है कोई वही नहीं है, लेकिन फसल की ग्रोथ देख के लग रहा है कि क्योंकि इसकी विशेषता ये है, ये जो गन्ने की फसल जो है आमतौर से गन्ने की जो फसल किसान 3-3 फीट पे 2.5 फीट पे गन्ना लगाते हैं। यहाँ पर हमने गन्ने की जो फसल जो है इसके लिए स्पेसिंग वाइडर और स्पेसिंग रखा हुआ है। 2 लाइन के बीच में अंतर 5 फीट रखते हैं और 2 पौधे के बीच में अंतर रखा है 1.25 फीट रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर। ये धूप में लगा हुआ है, 23 मार्च को लगा हुआ है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। वास्तव में हम लोग क्योंकि थोड़ा सा अक्टूबर में लग रहे थे तो उसका स्पेसिंग हम लोग 1.5 फीट रखते थे, 1.5 फीट 2 फीट रखते थे, क्योंकि इसको वो प्री सीजनल प्लांटिंग रहता है। अभी ये शुरू प्लांटिंग है, लेट शुरू प्लांटिंग है, मार्च में लगा हुआ है, आखिर में अभी, क्योंकि ये इसको हार्वेस्टिंग का समय बहुत कम मिल रहा है। क्योंकि शुरू का जो प्लांटिंग रहता है वो 12 महीने का रहता है, हार्वेस्टिंग 12 महीने में रहता है। इसलिए कम समय में इसका ग्रोथ ज़्यादा मिलना चाहिए, उपज ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए हम टोटल पैकेज प्रैक्टिस चेंज कर रहे हैं, जिसमें आपको जो नई नई टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। यहाँ पर हमने सीडलिंग प्लांटिंग किया 86-032 वैरायटी का। उसके बाद में लगाने से पहले ड्रिप इरिगेशन का इंस्टॉलेशन कर लिया था। फरो ओपन किया, हमने 1.5 फीट गहरा था। तो फरो ओपन करने के बाद इसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर काफ़ी यूज़ किया हमने, हमारा फैक्ट्री का ऑर्गेनिक मैन्यूर हुआ यूज़ किया। तो उसके बाद में हमने जो बेसल डोज जो है 26-26, उसके बाद फिर थोड़ा सा दिया और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 किलो सल्फर, 5 किलो जिंक सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट, 3 किलो बोरेक्स मिक्स कर दिया नीम की फली में और ये फरों में डाल के बाद में इसका ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले पूरा जो फरो जो था वो फील्ड कैपेसिटी में पर्याप्त नमी में लाया टपक सिंचाई के माध्यम से। फिर बाद में मॉर्निंग करते हैं तो हम इवनिंग से करते हैं, अभी टेम्परेचर खेती होने के चलते। फिर 2 बार हमने 4 दिन हमने पौधे को स्टेब्लिश होने दिया। स्टेब्लिश होने के बाद में हमने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फर्टिगेशन स्टार्ट किया, क्योंकि टपक सिंचाई पानी देने के लिए नहीं है, जो भी उर्वरक है उसका डोज हमने फर्टिगेशन के माध्यम से स्टार्ट किया। 2 बार हम फर्टिगेशन रेगुलर करते हैं। ये क्रॉप कूलिंग के लिए क्या है, ये जो 503 इसका जो हमने क्रॉप कूलिंग के लिए करा, क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो दिन में हमने 5-6 बार चलाते, 10-10 मिनट के लिए चलाते, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। और क्योंकि 38 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाता है। न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस आएगा उसको। स्ट्रेस केवल पानी का नहीं आता है, स्ट्रेस न्यूट्रिएंट का भी आता है। तो न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, पानी का स्ट्रेस आने के लिए नहीं आना चाहिए। इसलिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बिल्कुल प्रिसाइज यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग टपक सिंचाई के माध्यम से। और क्रॉप कूलिंग का इफेक्ट इतना अच्छा हो रहा है कि आप देखिए कोई भी पत्ता आपको हाई टेम्परेचर में रहने के बाद भी कोई आपको कहीं कोई रोग नहीं, जो टेम्परेचर की वजह से सूखा लगता है ना या पेल येलो लगता है, तो ये बिल्कुल आपका पत्ता बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन है, हेल्दी है। क्लोरोफिल कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी इसके ऊपर नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बाजू में हम लोग जो प्लास्टिक आइए सर हाँ वो देखते हैं। तो साथियों मैं हूँ अभी महाराष्ट्र के जलगांव में और ये जैन इरिगेशन का एक फार्म है। वहाँ पे जो गन्ने को लेकर जो नया प्रयोग हुआ है, जड़े साहब हमें उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ नई नई चीज़ों को यहाँ पे अपनाया गया है ताकि गन्ना जल्दी हो, गन्ना में पैदावार ज़्यादा हो और किसान की इनपुट कॉस्ट भी कम है। तो क्या क्या किया गया है मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं आया था बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्लाट था इसके बाहर ये इस तरह से एक पॉलीथीन शीट लगा दी गई है ना। आपने देखा होगा पॉली हाउस में उसमें लगाया जाता ना ताकि इसको रोका। ये क्यों लगाई गई है, क्या इसके मायने हैं? ये सिर्फ जैसे हवा रोकने लगाई गई, तो क्या है सर सर? तो आप इधर आइए और हमें बताइए कि ये आप जो हमें बता रहे थे इसके क्या मायने, इसका क्या साइंस क्या है इसके पीछे? शायद आप लोगों ने कभी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में अंदर गए तो ये ग्रीन हाउस में पॉली क्यों लगाते कि
आपको उपज ज़्यादा चाहिए। ओपन फील्ड से पॉली हाउस में जब कोई भी फसल करते हो तो 3 से 4 गुना फसल ज़्यादा आती है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि पॉली हाउस से पूरा कंट्रोल कवर किया रहता है। जो भी पौधा आप लगाते हैं, फसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाता, वही के वही स्टोर होता है वो। और दूसरा, क्लाइमेट का इफेक्ट भी उसके ऊपर कुछ नहीं होता। यहाँ पर ओपन फील्ड में हमने गन्ना लगाया हुआ है और पार्शियली टेक्नोलॉजी वही हमने यहाँ पर यूज़ की है जो पॉली हाउस में यूज़ करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन होने के लिए हमने पॉली हाउस का जो पॉलीथीन शीट जो है वो करीबन 1-1.5 मीटर तक हमने यहाँ पर लगाई हुई है। उसकी हाइट करीबन 1.5 मीटर तक है। यहाँ इसका इंटेंशन ये कि जैसे कोई भी फसल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और जैसे विंड चलता है, हवा चलती है, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो बाहर निकल जाता है, खेत से बाहर निकल जाता है, फसल का उपयोग नहीं होता है। वो फसल जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड में ही रहे, इसलिए हम लोगों ने चारों ओर से पॉलीथीन शीट का जो हमने कंपाउंड जैसे बोल सकते हैं, पेरीफेरी बोल सकते हैं, उसको किया हुआ है। और देख सकते हैं इसका नतीजा भी काफ़ी अच्छा आपको सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो 1 मीटर से नीचे रहता है, कभी भी ऊपर नहीं चला जाता है, हवा से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमने हवा के बाहर ना जाए इसलिए रोक के रखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फसल को मिल रहा है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस, जो वो ज़्यादा इंड्यूस हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा फास्ट हो रही है, ये ताकि इसी की वजह से फसल का ग्रोथ आपको अच्छा मिल रहा है। दूसरा, हमने फर्टिलाइजर के साथ में ड्रेंचिंग भी किया, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड का भी ड्रेंचिंग किया हुआ है। तो ये सारा इंटीग्रेशन का टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण मैं सोच रहा हूँ इसका उपज हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित इससे ज़्यादा मिला, क्योंकि उसका समय ज़्यादा मिलने वाला, 11 से 12 महीने मिलने वाले हैं। फिर भी 11-12 महीने में हम लोग सोचते हैं कि इसका टारगेट से ज़्यादा उपज हमको मिलेगा। क्या टारगेट अनुमानित है करीब? हमारा अनुमान टारगेट 100 टन पर एकड़ का है, जो कि महाराष्ट्र में और किसान बाकी एरिया में जो किसान ले रहे हैं उनका जो फसल का जो ड्यूरेशन है वो 18 महीने, अड़सली का होता है, वो 16 से 18 महीने का होता है। पूर्व हंगामी जो बोलते प्री सीजनल जो बोलते अक्टूबर नवंबर में प्लांटिंग करते उसका 14 से 15 महीने होता है। इसको केवल 11 से 12 महीने ही मिलने वाले हैं। साथियों, तो मैं थोड़ा सा इसको और एलेबरेट कर देता हूँ कि ये पूरी कहानी क्या थी और इसका मायने क्या था। दरअसल यहाँ पे क्या हुआ है कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है, जो कि बताया संरक्षित खेती जो है, उसकी पूरी कार्य प्रणाली को यहाँ पे अपनाया गया है, बस 5 में से कम रूप में। अब जो पॉलिथीन जो है आपको लगाई दिखाई उधर पीछे दिखाई पड़े, आपको लगा कि तो बराबर है, हवा कैसे रोकेगा? तो सर जो समझाना चाह रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो पौधे का जो खाना बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है फोटोसिंथेसिस से, जिसके चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दरअसल वो रिलीज यहीं से होता है और रहता वो यहीं पे है, और उसकी जो मतलब लिमिट है वो यही कि वो 1 से 1.5 फीट नीचे ही रहता है। तो अगर वो हमने इस पॉलिथीन को लगा के इसको रोक दिया तो उसका ये हुआ कि पौधे को खाना जो है के लिए जो रॉ मटेरियल है ज़्यादा मिला। उसका असर ये हुआ कि पौधे ने अच्छे से खाया, अच्छे से खाना बना, अच्छे से उनको पोषण मिला, और इसकी वजह से ये है कि ये आप यहाँ देखेंगे कि 55 दिन की जो फसल है वो मेरे लगभग बराबर हो गई और अच्छे खासे कल्ले आए हैं इसमें। देखिए मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक कल्ले इसमें आ चुके हैं। और फसलों में कहीं भी कोई भी पत्ती उसे मरियल सी नहीं नजर आ रही, कहीं भी कोई दाग नहीं है, कुछ तरह से नजर नहीं है, जैसे सूख जाता वो नहीं है, हीट स्ट्रेस इनके अंदर इसमें नहीं है, क्योंकि फव्वारे लगाए गए हैं, उनसे इनको कंट्रोल किया जा रहा है। अभी एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे समझाता हूँ, सर के पास आइए समझाता हूँ कि महाराष्ट्र में जहाँ पे ज़्यादा जो किसान हैं वो 18 महीने की जो फसल, 16 से 18 महीने की फसल होती है, इसे 48 बोलते हैं, वो लेते हैं वो, तो समय ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे इनके पास समय कम था और ये प्रयोग भी करना था, इतना लंबा समय कई किसान नहीं देना चाहते कि 18 महीने एक ही फसल हो जा रही है। तो अगर 12 से 13 महीने में फसल लेनी है, वो कैसे वही 1000 कुंटल 800-900 जैसे ज़्यादा आगे जाना है, तो क्या किया जाए? तो इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिसमें फव्वारे लगाया इन्होंने और ये पॉलिथीन लगाई कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए। और सबसे जो बेहतर जो काम किया, जो सर ने बताया था, कैसे उन्होंने नीचे जो है बेसिन में नाइट्रोजन मतलब जो खाद पानी है वो अच्छे से दिया है उससे ताकि अच्छे से पोषण मिल सके। सर मुझे ये बात बताइए, बहुत सारे किसानों का हमेशा सवाल ये रहता है कि आप ये दिखाते रहते हो कि 1000 टन किया या 1200 टन किया या 500 कुंटल पैदा कर रहा है, बीज बता दे चलो 86-032 ये हो गया है, लेकिन किसान के साथ आप लोग सवाल पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं और लोग पूछते हैं कि खाद का क्या है?
जो वो कैसे दिया जाए, क्या उसका मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, अगर सर थोड़ा सा बता पाए तो इसमें बताइए आपने क्या दिया है। और वैसे भी सर ये भी आपको गन्ने का ज़्यादा उपज चाहिए, ज़्यादा उपज इन द सेंस 1000 क्विंटल के ऊपर, 100 मीट्रिक टन पर एकड़ के ऊपर आपको उपज देना है, तो आपकी मानसिकता पहले बदलनी पड़ेगी। आपको मानसिकता बदलने अभी जो आपके पारंपरिक पद्धति से गन्ने की खेती जो कर रहे हैं उसमें बदल लाना पड़ेगा। पहला बदल तो ये कि आपको जो स्पेसिंग आप बहुत नज़दीक लगा रहे हैं, आपका दिमाग में क्या है कि गन्ने की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उपज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि देखते हैं आप 3 फीट पे गन्ना लगा रहे हैं, 2.5 फीट पे लगा रहे हैं, 5 से 6 महीने तक करीबन 2.5 से 3 लाख के गन्ने से ऊपर चले जाएंगे, और जब हार्वेस्ट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से 25 से 30 हज़ार गन्ने मिलेंगे। तो जो आपके 2 लाख से 2.25 लाख गन्ने मरे, वो तो खा पी के मरे ना। हाँ, वो तो खाद लिया का पानी लिया, वो तो खा पी के मरे। हार्वेस्टिंग के समय में हम लोग चाहते हैं कि मिलेबल किन की संख्या, जिस गन्ने से शक्कर निकालने वाले शुगर फैक्ट्री में ऐसे गन्ने की संख्या होनी चाहिए 40 से 45 हज़ार पर एकड़ में, या एक गन्ना 1 स्क्वायर फीट में। एक गन्ना 1 स्क्वायर फीट में मिलता है, मान लो 40,000 भी गन्ने में 43,560 101 एकड़ में होता है स्क्वायर फीट। 43,560 स्क्वायर फीट मतलब 1 एकड़ होता है। एक गन्ना एक स्क्वायर फीट में एक गन्ना ही पकड़ते तो 40,560 गन्ने हो जाएंगे। ठीक है, मैं मतलब 40,000 भी गन्ने मिलते हैं। और अब पानी और खाद का प्रबंधन टपक सिंचाई के माध्यम से बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं प्रिसाइजली, तो 2.5 किलो का गन्ना आराम से पैदा हो सकता है। 2.5 किलो का गन्ना पैदा हो जाएगा तो आपका उपज होगा 1000 क्विंटल हो जाएगा, 100 टन। 2 किलो का गन्ना मिलता है तो 800 क्विंटल हो जाएगा, 80 टन हो जाएगा पर एकड़ में। तो हमें पहले मानसिकता ये बदलनी पड़ेगी कि पारंपरिक सिंचाई गन्ने की जो पद्धति खेती होती है उसमें पानी आप खुला पानी छोड़ते हो, फ्लड इरिगेशन करते हो। अब गन्ने की खेती में गन्ने का उपज लेने में 2 मुख्य घटक है, एक होता है जल प्रबंधन, दूसरा होता है उर्वरक प्रबंधन, खत जो फर्टिलाइजर का प्रबंधन। उसमें यदि ये दोनों जो इनपुट है, दोनों घटक जो है पानी और खाद, इसका देने की पद्धत बदलते हैं, पानी और खाद देने की पद्धत बदलती है, तो जो पारंपरिक पद्धति में इसकी एफिशिएंसी या उपयोगिता केवल 30 से 35% होती है, जो टपक सिंचाई के माध्यम से उसकी उपयोगिता मिलेगी आपको 80 से 90%। पारंपरिक पद्धति में, पुरानी खेती में, गन्ने खेती में पानी और खाद प्रबंधन की उपयोगिता जो होती है केवल 30 से 35% ही होती है, लेकिन टपक सिंचाई के माध्यम से पानी और खाद का प्रबंधन करेंगे तो उसको उपयोगिता मिलेंगी आपको 80 से 90% मिलेगी। 90% से ज़्यादा मिल सकती है यदि टपक सिंचाई का उपयोग सही ढंग से करते हैं तो। नोट कर लीजिए, फिर से बता देता हूँ, ये ध्यान देने वाली बात भी है जो कहा भी जा रहा है, और ये सिर्फ जैन इरिगेशन नहीं कह रहा है या जैन नहीं कह रहे हैं या कोई और सरकार भी कहती है, बहुत सारे सिस्टम ये कहते हैं, सारे उन्नतशील जो देश हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप खुले में पानी लगाने के अपेक्षा आप बूंद बूंद सिंचाई पड़े यानी माइक्रो इरिगेशन पे जाते हैं, तो जहाँ पे आपके पानी एक आपका 30 या खाद का जो है 30 से 32% 35% इस्तेमाल हो पाता है, फसल को मिलता है। वहीं जब आप माइक्रो इरिगेशन में जाते हैं, ड्रिप स्प्रिंकलर इन सब में जाते हैं, तो आपको 80 से 90% तक का जो आप डालते हैं आपका पैसा लग रहा है, इसमें आपका समय लग रहा है और उपज भी कम हो रही है। लेकिन अगर आप इन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी उपज बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका फिर तो अभी तो खेती फायदे का सौदा बनेगी। तो नीट टोटली कोशिश ये है कि आपको सही जानकारी दिलाई जाए। तो आप कुछ अडॉप्ट करिए। कोई आपका सवाल है तो पूछिएगा, मैं फिर से सर के साथ आऊँगा और एक बार आपको बताऊँगा अभी कि गन्ने में आपको क्या करना चाहिए। अभी सर कुछ बता रहे थे, हम लौट के आते हैं। और क्योंकि फर्टिलाइजर का जो डोज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया जाए। कई बार लोग होता है, मैं देखता हूँ कि सर वो यूरिया छिड़क देते हैं, सिर्फ यूरिया डाले, कुछ DAP डाल दिया, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की वो रह जाती है। सर इसमें पहले तो किसान ने इसके दिमाग से निकालना चाहिए कि ज़्यादा पानी देने से, ज़्यादा खाद देने से ज़्यादा उपज मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता है। पुराने पद्धति में, पारंपरिक खेती, गन्ने खेती में किसान पानी और खाद फसल को नहीं दे रहा है, वो ज़मीन को दे रहा है। जी। पानी और खाद जो है वो फसल को नहीं दे रहा है, वो ज़मीन को दे रहा है। इसलिए उसने पहले पानी और खाद जो है वो गन्ने को ही मिलना चाहिए, ये तरह के सिस्टम यूज करना चाहिए। तीसरा आपने उर्वरक की बात की। उर्वरक का कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि 1 टन गन्ना ज़मीन से निकालने के लिए कितना उर्वरक देना चाहिए। वो होता है करीबन 1.5 से 1.75 kg नाइट्रोजन होता है,
0.65 to 7.75 kg फास्फोरस होता है और केवल 2 से 3 किलो फास्फोरस पोटैश होता है 1 टन गन्ना निकालने का। आपका टारगेट कितना है? 100 टन है, 200 टन, उसको मल्टीप्लाई कीजिए केवल। और देने का तरीका बताया, देने का तरीका टपक सिंचाई के माध्यम से दे रहे हैं। टपक सिंचाई के माध्यम से देंगे तो हम फर्टिगेशन जो है, फर्टिगेशन तो डेली करना चाहिए, लेकिन किसान रोज खेत में जाता ही नहीं है। तो गन्ने के फर्टिगेशन हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। यूरिया 1261 या उसका पर्याप्त ऑप्शन उसको फॉस्फोरिक एसिड है। यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड या और सफेद पोटाश, साथ में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 250 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम, ये हफ्ते में 2 बार देंगे। पारंपरिक स्थिति में क्या होता है कि केवल 100 जो मिट्टी चढ़ाते हैं ना, अर्थिंग अप करते हैं, 110-120 दिन तक ही फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन होता है। पारंपरिक स्थिति में केवल 4 बार फर्टिलाइजर डालते हैं। बेसल डोज डालते हैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद और चौथे महीने के बाद। ख़त्म किस्सा। फसल यदि आपका खेत में 1.5 साल रहने वाली है, 15 महीने 16 महीने रहने वाली है, तो फर्टिलाइज़र का उपयोग केवल 120 दिन तक क्यों? बाकी दिन क्या होगा? बाकी दिन के गोदरेज का कपाट थोड़ी उसमें से न्यूट्रिएंट धीरे धीरे लेता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। फास्फोरस और पोटेश का फिक्सेशन हो जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए गन्ने में फर्टिगेशन से आप 260-270 दिन तक फर्टिगेशन कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र निरंतर उसको लंबा समय तक मिलेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे समझ में आया कि सर ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मिल रखो कि लाओ पूरी थाली भर के लाए, 56 भोग लगाया, एक ही दिन में उसे खाने भर दिया कि लो खाओ और जी जाओ। वो भी आदमी जो है बीमार होगा। और दूसरा ये भी हो जाए कि ऐसा ना हो जाए कि आपने सिर्फ कभी रोटी दे दिया, कभी दाल दे दी, कभी सब्जी दे दी, इससे भी नहीं होने वाला। आपको हमारे चलने की तरह रोज़ खाना चाहिए, कम कम चाहिए। इस तरह गन्ने को भी जब फसल आपकी जब इतनी लंबी फसल हो रही, चाहे 12 महीने की है, 14 महीने की है, 16 महीने की है, इतनी फसल है, आपको उसको ड्यूरेशन तय करना है और हफ्ते में फसल देना, कम कम देना है, लेकिन ज़्यादा देना है, ताकि वो जिए, फले, फूले। तभी तो आपके लिए पैसे, तभी तो गन्ना लेकर के आएगी, तभी तो मजबूत गन्ना होगा, तभी तो वो काम करेंगे। तो सर आप इसमें आप मिट्टी चढ़ाते होंगे? मिट्टी चढ़ाएंगे। ये अभी 55 दिन का क्रॉप हो गया है। पहला हमारा लाइट अर्थिंग अप होगा 90 डेज बाद, उसके बाद में हम बड़ी अर्थिंग अप जो है, तो अर्थिंग अप इसलिए करते हैं क्योंकि गन्ने के जो बड़ से टिलर बाहर निकलते रहते हैं। लगातार टिलर निकलते रहेंगे तो संख्या बहुत बढ़ जाएंगी। संख्या बहुत बढ़ेगी तो कंपटीशन होगी, पानी के लिए, खाद के लिए, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगी, तो गन्ने का गर्थ नहीं मिलेगा, गन्ने का वजन नहीं मिलेगा। इसलिए गन्ने की संख्या हमें कंट्रोल में करना है। ज़्यादा टिलर नहीं चाहिए, ज़्यादा कर लेनी चाहिए हमको। तो हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने से क्या होगा, अर्थिंग अप जब करते हैं, अर्थिंग अप कैसे करना पड़ेगा, ये आपको जो गन्ने की लाइन जो है ना, गन्ने को लाइन को लपक के चाहिए, उसको चिपक के चाहिए और इतना ऊंचा चाहिए, 1 से 1.5 फीट ऊंचा चाहिए। ये मिट्टी को ऐसे लगाना है, बिल्कुल यहाँ तक जाना चाहिए उसको, और ये ऐसा होना चाहिए ताकि जो लेट टिलर्स नहीं आएंगे। इसका फायदा ये मिलेगा, जब आप मिट्टी चढ़ाते हैं, इसका फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे गन्ने में जो 10-12 आने के बाद जितना आपको लेना है, उसे लेने के बाद में आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। ये देखिए टिलर्स कितने, देखिए तो 55 दिन के टिलर, नंबर ऑफ टिलर देख सकते हैं आप। कैसे गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी तक आ चुके हैं और दिन हुए हैं सिर्फ 55। और आप लेंगे कितने जब आपने इसकी दूरी जो है कम कर रखी है, क्योंकि समय आपके पास कम रखा कि 40 सेंटीमीटर, ये पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर रखी गई है और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 5 फीट है। तो आप अब इसमें कितने टिलर लेने वाले हैं, क्योंकि आपका टारगेट जो है 1000 कुंटल का है? 7 टिलर भी मिल जाएंगे मुझे मिलेबल के 7 गन्ने सिर्फ, तो क्योंकि मुझे 2 किलो का गन्ना चाहिए, 2-2.5 किलो का, तो मैं टारगेट से पहुँच जाऊँगा मैं। 1 एकड़ में 40,000 गन्ने चाहिए आपको तय करना है आपके पास समय कितना, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करिए, उसी हिसाब से डोज दीजिए। आपको अभी सर ने बताया कि एक कुंटल यानी 1 टन यानी कि 10 कुंटल गन्ना पैदा करने के लिए आपको कितनी खाद चाहिए वो बताया गया है, वो आपको देनी है। ये आपको तय करना है कि आपको उत्पादन कितना लेना है, फिर हो पाएगा। सर एक मेरा और सवाल है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो इतना गन्ना जो पैदावार है वो सिर्फ महाराष्ट्र में हो सकती है, बाकी राज्यों में क्या ऐसा है कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही, या फिर वो 200, 300, 400 कुंटल में ही रुकना है? सर ये तो पहली सवाल का जो है कि 5/100 पे लगाया हुआ 5/100, ओके। तो ये 6,969 प्लांट बराबर, 6,969 प्लांट लगे इस पूरे प्लांट में, गिना हुआ है सब कुछ 1 एकड़ में। अब मैं बोलता हूँ कि हमें केवल 40,000 ही चाहिए, 7 ही गन्ना पकड़ते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6,900, समझो 5,000 भी पकड़ते हैं ना, तो भी हमको 8 भी गन्ने मिल जाते हैं, तो 40,000 मिल जाते हैं, क्योंकि 6,900 है, इसमें तो 5,000 पकड़ रहा हूँ,
आइए थोड़ा और दिखाते हैं आपको, चलते हैं। हाँ तो 40,000 गन्ना मिलना तो बहुत आसान है इसमें तो। जी। हाँ। तो अभी आपने कहा था कि हम इससे पहले मिट्टी चढ़ाएंगे, इसमें दूसरे बार में आपने कुछ और बताया था, मैं भूल गया वो आपने क्या कहा था। लाइट अर्थिंग करेंगे हम 80 डेज के बाद, 90 डेज के बाद। ओके। फिर हम लोग ठीक अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग का ये है कि आपका जो लेट टिलर्स आते हैं ना, उसका ग्रोथ सप्रेस करने के लिए उसको करते हैं नंबर ऑफ टिलर्स ना बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी, गर्थ मिलेगी, और जो जो उसका जो लेंथ ऑफ इंटरनोड जो है, इंटरनोड का लेंथ भी लंबा होना चाहिए। इंटरनोड का गन्ने में एक गांठ से दूसरे गांठ की जो दूरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको ज़्यादा उसमें रस मिलेगा, तभी आपको गन्ने में वजन आएगा। बहुत जल्दी यदि गांठें आने का मतलब वैरायटी भी हो सकती है, लेकिन उसका बड़ा मतलब ये रहे कि गन्ने में कोई ना कोई दिक्कत हुई है, शायद कोई ना कोई टेंशन रही है। ये आप पहचान सकते हैं। तो गन्ने का ट्राई से भी निकालते हैं आप, ये अगर पत्ता निकालते हैं, पत्ता निकाल देते हैं, तो सामने से देखते हुए पता चल रहा है कि जहाँ पे इंटरनोड की लेंथ शॉर्ट हो गई है, समझ लेना उस समय में आपका टीचर में गड़बड़ है, पानी नहीं मिला। ये बहुत बढ़िया जानकारी है। देखिए फिर आप अपने खेत में जाइए, गन्ने का जो पत्ता ये है इसको निकालिए, और आप देखिए कि शुरुआत में अगर सब 3 इंच 4 इंच पे आ रहा है, सब कुछ जा रहा है अच्छे से, एकदम से एकाएक क्यों छोटा हो गया? क्यों? जो बर्ड है गांठ है बोले ना इसको, हाँ इंटरनोड, जब दूरी कम क्यों हुई, इसका मतलब हो वहाँ पे पानी में कोई दिक्कत आ गई, यानी आपकी फसल को पानी चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको आपकी खेती को और मजबूत करेंगी, आपको और ज़्यादा तकनीकी रूप में सक्षम बनाएंगी, जो आपकी फसल को कम लागत में आगे बढ़ाएंगी। हो सकता है आपको पहली बार थोड़ी लागत लगानी पड़ जाए, लेकिन वो कुछ अगले वाले सालों में अदा हो जाएगी, और आपकी फिर धीरे धीरे आपकी इनपुट कॉस्ट कम होती जाएगी। सर कुछ बचा है बताने को? इस फसल गन्ना के जो आपका उपज है वो 250 से 300 क्विंटल का है। क्योंकि 250-300 का क्विंटल का गन्ना उपज आपको मिल रहा है, उसमें लागत आपको 30 से 35 हज़ार लग रही है, और आपको 2,500-2,000 भाव भी मिलता है, तो आपको गन्ने में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यदि यही उपज आपको टपक सिंचाई के माध्यम से 80-90, 800-900 क्विंटल या 1000 क्विंटल तक लेके गए, तो आपका प्रॉफिट 3 गुना बढ़ने वाला है, और इनपुट की कॉस्ट कम होने वाली है। सोचिए, टपक सिंचाई के माध्यम से पानी और खाद देंगे तो उसका उपयोग तो 90% रहने वाली है। इसका कारण ही इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ने वाला है, क्योंकि पोटास का काम वजन बढ़ाने का है। शुरू में नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, उसके बाद में फास्फोरस ज़्यादा चाहिए ताकि इंटरनोड की लेंथ ज़्यादा हो, तीसरे बाद में उसके बाद में उसको पोटास ज़्यादा चाहिए, पोटास का वजन चाहिए, गन्ने का वजन मिलेगा पोटास की वजह से। इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का गन्ने ड्रिप के माध्यम से हम मैनेजमेंट परफेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों से प्रस्तावित थी हमारी यात्रा, यहाँ पहुँचे और हम लोग बात करें, क्योंकि हम गन्ने को लेकर नीच कोटली में जितने भी हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग बहुत सारे देखते हैं, कई सारे सवाल भी आते हैं जिसमें कुछ बहुत मौलिक सवाल होते हैं, और हमने कोशिश की है कि अलग अलग तरीक़ों से आपको उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की कि किस तरह से एक किसान जो है एक अच्छी पैदावार ले सके, उसकी बारीकियाँ बताई हैं, उसमें जो ड्रिप जो है, जो बूंद बूंद सिंचाई है उसकी उपयोगिता बताई है, उसमें पॉलिथीन लगाने की जो ज़रूरत है उसके बारे में हमने बताया है, उसमें क्यों गर्मियों में जो लोग फसल लेते हैं वो क्या करेंगे, कि बहुत सारे लोग इतनी गर्मी लेंगे तो आपका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, जर्मिनेशन से बचने के लिए हो उसके लिए आपको क्या करना है। तो हमने उन चीज़ों को बताने की कोशिश की है। और साथियों एक बात आप गांठ बांध लो कि आपकी ज़मीन तो कम होने वाली है, चाहे वो शहरीकरण में जाए चाहे वो बंटवारे में जाए, क्योंकि पैसा जो आपको मिलेगा आगे चल के वो मिलेगा आपकी पैदावार पे। आपने कितने एकड़ लगाए इसका मतलब नहीं, आपके एकड़ में कितना गन्ना निकला है इससे आपको पैसा मिलता है। इसलिए ज़रूरी है आपको कोशिश ये करनी है कि पर एकड़ जो है आप अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, न्यूज़ पोर्टली पे आते रहिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी जानकारी पहुँचाता रहूँ। ये पहला पार्ट था जो हमने यहाँ पे किया है, हाई डेंसिटी जो गन्ने की खेती है उस पर लेके क्या हो सकता है, कम दिनों में कैसे खेती करें। आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल आपको कोई कमेंट है तो पूछिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर शेयर करिएगा। धन्यवाद।